Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी प्रीवियस वीडियोस में हमने मैटर के बारे में जाना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जाना, सॉलिड लिक्विड स्टेट्स, गैसियस स्टेट्स, इन सभी स्टेट्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में हमने डिटेल स्टडी करी। एंड हाउ कैन वी चेंज वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर स्टेट ऑफ मैटर बाय अप्लाइंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये भी सारी चीजें हमने अच्छे से पढ़ ली। आई होप आप सब लोगों ने इसका अच्छे से रिवीजन किया होगा। जिन भी बच्चों ने मेरी ये वीडियोस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, प्लीज उन वीडियोस को जरूर देखिए। और अगर आपको मेरे पढ़ाने से कोई हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्टूडेंट्स, आज हम उस चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। आज उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो इस चैप्टर का आज एंड होने वाला है। तो वो टॉपिक क्या है हमारा? इवेपोरेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी मैटर इन अवर सराउंडिंग्स की जर्नी को आज के टॉपिक इवेपोरेशन के साथ। क्या होता है इवेपोरेशन? तो स्टूडेंट्स, क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि जब हम हीट देते हैं या हम प्रेशर देते हैं, तब तो हमें पता है कि वन स्टेट ऑफ मैटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू द अनदर स्टेट ऑफ मैटर। यानी कि अगर मैं लिक्विड को हीट दूं तो वो वेपराइज होकर वेपर बन जाएगा, है ना। सिमिलरली सॉलिड को हीट दें तो वो लिक्विड बन जाएगा, यही होता है। पर क्या ये जरूरी है हर बार कि हम हीट एनर्जी दें या हम टेम्परेचर इंक्रीज करें या हम प्रेशर ही दें? क्या इसके बिना कभी कोई कन्वर्जन पॉसिबल है या नहीं है? बताइए आप मुझे। तो ये इसका जवाब है कि ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? देखिए, जैसे कि अगर आपने वाटर लिया एक बीकर में और आपने उसको हीट दी, तो वो क्या होगा? बॉईल होना शुरू होगा, उबलना शुरू हो जाएगा एंड आफ्टर सम टाइम उसके वेपर्स भी हमें दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन जब हम एक ग्लास ऑफ वाटर को मान लीजिए सनलाइट के अंदर रख देते हैं, है ना, तो क्या वो उड़ेगा? नहीं। तो क्या वो वेपर स्टेट में नहीं चेंज होगा? होगा। कुछ टाइम बाद हम देखेंगे वो पूरा का पूरा जो पानी है, जो पूरा वाटर है, गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वेपर स्टेट एंड वी ऑब्जर्व द डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द वाटर, इजंट इट? है ना, इजंट इट? यही होता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? इसके अंदर तो हमने कोई हीट नहीं दी, इसके अंदर हमने हीट नहीं दी, येट जो पार्टिकल्स है लिक्विड के उसने हीट एनर्जी गेन करी। लेकिन वो उसे दी किसने? वो उसे दी सराउंडिंग्स ने। यानी कि वो आसपास के एनवायरनमेंट से, सनलाइट से जो है हीट एब्जॉर्ब करेगा और अपने आप को वेपराइज कर लेगा, कन्वर्ट कर लेगा दूसरे स्टेट में। यही बात है ना। तो हम ये कह सकते हैं इवेपोरेशन को द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू द वेपर स्टेट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन, राइट। ये आप कहेंगे कि मैम ये तो हम प्राइमरी क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इवेपोरेशन होता है द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू द वेपर स्टेट। पर फिर बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग में भी तो हमने यही पढ़ा था, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू द वेपर स्टेट। तो यहाँ आती है कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन है इसके अंदर? हमने बॉइलिंग के अंदर क्या दिया? हीट दी थी, है ना, हमने हीट एनर्जी दी और हमें पानी उबलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब इवेपोरेशन होती है तब ना तो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, वो एनवायरनमेंट से ले रहा है, प्लस ना ही हमें उसके वेपर्स दिखाई देंगे। यानी कि जब हम बीकर के अंदर बॉईल करते हैं पानी को और जब वो अपने उस टेम्परेचर पे पहुंच जाता है जहां से वो उबलना शुरू होता है, उस टेम्परेचर को मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और पानी ने उबलना शुरू कर दिया। तो इस पूरे प्रोसेस को, जहां पे हमें धुआं भी दिखाई देता है, वेपर्स दिखाई देते हैं, स्टीम दिखाई देती है, इस पूरे प्रोसेस को तो हम कहते हैं बॉइलिंग। गॉट इट स्टूडेंट्स? लेकिन जब हम किसी ओपन में या सनलाइट के अंदर हम अपना एक बीकर रखते हैं पानी का, तब हमें उसके वेपर्स दिखाई नहीं देते। वो ग्रेजुअली जो है एनवायरनमेंट से हीट एनर्जी गेन करते हैं और क्या होते हैं? वेपर स्टेट में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है मैम? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप कोई भी स्टेट ऑफ मैटर ले लीजिए, वेदर इट इज सॉलिड, वेदर इट इज लिक्विड, वेदर इट इज गैसियस, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर ले लीजिए। आपको मैंने एक बात बताई थी कि सभी के पार्टिकल्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, बताई थी ये बात। यानी कि वो कॉन्टिन्यूसली अपना क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। उनके अंदर काइनेटिक
काइनेटिक एनर्जी है। वो बात और है कि सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती, किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो जिन भी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, वो सरफेस पे आ जाते हैं। वो कहाँ आ जाते हैं? सरफेस पे। मान लीजिए मैंने ये एक बीकर लिया, इसमें ये मैंने वाटर लिया, तो इसमें जिन भी पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा होगी वो कहाँ आ जाएंगे बच्चों? सरफेस पे आ जाएंगे। वो कहाँ आ जाएंगे? सरफेस पे आ जाएंगे। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इनकी। एंड these particles due to this kinetic energy when absorb the heat energy from the environment they are able to break the forces of attraction between them। ठीक है, जब ये एनवायरनमेंट से हीट एनर्जी लेते हैं तो इनके अंदर, और काइनेटिक एनर्जी इनकी सबसे ज्यादा है, एनवायरनमेंट से हीट भी मिल गई, तो इनका इतनी कैपेबिलिटी हो जाती है कि ये अपने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं, मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू वेपर्स, गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ठीक है। और यही हीट एनर्जी बार बार इनके पार्टिकल्स को, काइनेटिक एनर्जी इनकी इंक्रीज करेगा, इनकी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, और इसकी वजह से ये कन्वर्ट होते रहेंगे वेपर्स में ग्रेजुअली। ऑलराइट, तो अब आई थिंक कि आपको इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलिए जल्दी से लिखते हैं अब हम इवेपोरेशन की डेफिनेशन को। इवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या होगी? द कन्वर्जन of liquid into vapors at any temperature। हमने इसको कोई टेम्परेचर दिया ही नहीं है, ओपन में ही रखे हुए किसी भी टेम्परेचर पे इनकी कन्वर्जन हो रही है, बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक रीच नहीं करता, पानी उबलना स्टार्ट नहीं होता है ना। अगर आप अपनी छत पे जाकर रख देंगे एक बीकर में पानी, तो क्या वो उबल रहा होता है? नहीं, वो तो अपने आप वेपर बन के उड़ जाएगा। हमारी मम्मा जो है क्या करती हैं? कपड़े सुखाती हैं, तो कपड़ों में जो पानी होता है क्या वो उबलता है? नहीं, वो इवेपोरेट हो जाता है अपने आप। राइट, तो हम ये कहेंगे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, below its boiling point is called evaporation। alright students, I think अब आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया बॉइलिंग और इवेपोरेशन का, एंड द डेफिनेशन इज ऑल्सो क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं, मतलब किन किन फैक्टर्स की वजह से इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। चलिए आइए जानते हैं उन सभी फैक्टर्स के बारे में। सो राइट डाउन द हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फैक्टर्स affecting evaporation। alright then, तो इवेपोरेशन में कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो पहला है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इंक्रीज इन सरफेस एरिया यानी कि इवेपोरेशन के इंक्रीज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा जब हम सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे। कैसे? इससे ये होता है कि जैसे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि आपने कपड़े सुखाने के लिए डाले, ठीक है, अपनी छत पर, तो क्या आप ऐसे ही डाल आते हैं तो उससे कपड़े सूख जाते हैं? नहीं, हम लोग क्या करते हैं? कपड़ों को स्प्रेड करते हैं, है ना। हम अपने कपड़ों को सुखाने के लिए उनको स्प्रेड करते हैं। क्यों करते हैं स्प्रेड? ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और उसमें से इवेपोरेशन जल्दी हो और हमारे कपड़े जल्दी से सूख जाएं। इसको आप एक और एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं कि आप एक टेस्ट ट्यूब में पानी लीजिए, ठीक है, और एक बीकर में पानी लीजिए। अब आप उनको सनलाइट के अंडर रख दीजिए या ओपन में भी रख सकते हैं, और आप ऑब्जर्व कीजिए कि किसका पानी सबसे जल्दी इवेपोरेट होता है। तो आप देखेंगे कि जो आपने बड़े वेसल में रखा है, जो आपने बीकर में रखा है, उसका पानी जो है टेस्ट ट्यूब के पानी से जल्दी इवेपोरेट होगा। वाई दिस इज सो? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। आई होप अब ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये वाला पॉइंट है ना। नाउ द सेकेंड one is with the increase in temperature।
अब ये बात तो आई थिंक आप सब लोगों को समझ आ ही गई होगी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका इवेपोरेशन बढ़ेगा ही। ठीक है, अगर आप किसी रेनी सीजन में या विंटर्स में अपने कपड़े सुखाते हैं, लेट्स टेक द कॉमन एग्जांपल ऑफ कपड़े सुखाना, ठीक है, तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। विंटर्स में जब आप कपड़े सुखाते हैं तो वो देर से सूखते हैं, और समर्स में जल्दी। क्यों? क्योंकि समर्स में हॉट सनी डे होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा। क्योंकि टेम्परेचर से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो जल्दी जल्दी जो है वेपर में कन्वर्ट होते रहेंगे हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स, और हमारा इवेपोरेशन का रेट जो है बच्चों वो इंक्रीज हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज विद द डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, विद द डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब ये क्या चीज है? ह्यूमिडिटी होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ऑलराइट, तो एयर में कितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसे होगा। कैसे पता लगेगा? मान लीजिए रेनी सीजन है, रेनी सीजन में क्या होता है कि हमारे आसपास की जो एयर है इसमें वाटर वेपर अच्छी क्वांटिटी में होता है, यानी कि ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है, मानते हैं, यानी कि ह्यूमिडिटी होती है। अब हमारी जो आसपास की एयर है वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को ही होल्ड कर सकती है, तो इससे क्या होगा, हमारी इवेपोरेशन होगी ही नहीं, वो होने ही नहीं देगी, है ना, कि मैं और वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर सकती हूँ, अभी तुम रुक जाओ, राइट। तो इसलिए हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हुई तो। लेकिन अगर हमारी ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो गई तो इवेपोरेशन विल गेट इंक्रीज, जैसे कि हॉट ब्राइट सनी डे में होता है, राइट। उसमें तो ह्यूमिडिटी होती नहीं, बहुत कम वाटर वेपर्स होते हैं एयर में, तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट फैक्टर पे। सॉरी, लास्ट फैक्टर इज इंक्रीज इन विंड स्पीड, इंक्रीज इन विंड स्पीड। अच्छा, विंड स्पीड जो है, विंड स्पीड मतलब हवा चल रही है, तो फिर से वही एग्जांपल लेते हैं कपड़े सुखाने वाला, कि अगर हवा चल रही होती है तो क्या आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं? मतलब धूप भी है और हवा भी है, जल्दी सूख जाते हैं। खाली हवा भी होगी तो भी जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो विंड है इट टेक्स अवे द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर। जो एयर में, आसपास की एयर में वाटर वेपर्स हैं उसको वो अपने साथ जो है ले जाती है, मूव अवे हो जाते हैं वो, जिसकी वजह से हमारा इवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज हो जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप ये फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसके लास्ट टॉपिक पे आते हैं आज के चैप्टर के, विच इज द हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ठीक है, इवेपोरेशन कूलिंग कैसे कॉज करता है, चलिए डालिए हेडिंग, हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ऑलराइट, तो अब आप लोगों ने महसूस करा होगा कई बारी कि आप लोगों ने एसीटोन होता है ना, एसीटोन यानी कि नेल पॉलिश रिमूवर में आता है, आप उसको अपने पाम पे लीजिए, हथेली पे, तो वो क्या होगा, उड़ जाएगा। लेकिन आपके हथेली पे, आपके पाम पे क्या होगा, एक कूलिंग सेंसेशन आती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने हीट एनर्जी ली, है ना, जिसकी वजह से वो वेपराइज हो गया। ठीक है, वो हीट एनर्जी कहाँ से ली, पाम से ली, है ना, पाम से ली, हमारे बॉडी सरफेस से ली, जिसकी वजह से हमारे बॉडी सरफेस पे क्या हुआ बच्चों, इसने तो अपनी हीट एनर्जी लूज कर दी ना, तो इसकी वजह से इसको कूलिंग सेंसेशन हुई। ऑलराइट, तो यही इसीलिए हम कहते हैं कि इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग सेंसेशन देता है। समझ में आ गई बात कि व्हेनेवर द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है अगर हम इंक्रीज करें, डिक्रीज करें या कुछ भी ना करें हम टेम्परेचर को, फिर भी इवेपोरेशन जो है वो क्या देगा, कूलिंग इफेक्ट देता है। क्या देता है, कूलिंग इफेक्ट। इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी जो है, हम कहते हैं कि व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स,
ड्यूरिंग द समर। तो आप कहेंगे कि मैम ये तो प्राइमरी क्लास का क्वेश्चन हो गया, बिकॉज इट कीप्स आवर बॉडी कूल, यही पढ़ा है अभी तक हमने। पर 9th क्लास में इसका रीजन है कि कॉटन क्लोथ्स हमारी बॉडी को कूल क्यों रखते हैं। बताइए क्यों रखते हैं? क्योंकि जो समर डेज होते हैं उसमें हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा होता है कि वी प्रेस्पायर, यानी कि वी स्वेट, हमें स्वेटिंग होती है। ठीक है, हमारी जो अंदर की हीट एनर्जी होती है तो वो क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से ओवरकम करके वो क्या करती है, वेपराइज हो जाती है और हमारी बॉडी क्या होती है, ठंडी रहने लग जाती है। अच्छा, अब उसका तो स्वेट बन गया। जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर था उसने क्या करा, हमारी बॉडी से हीट एनर्जी ली, जो हमारी बॉडी को गर्मी लग रही है बाहर के एनवायरनमेंट से, तो उसने वो अंदर की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हुई, उसको उसने ओवरकम करा, जिसकी वजह से वो स्वेट बन गया। ठीक है, अब वो स्वेट जो है वो कॉटन क्लोथ्स क्या है, दे आर द गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ द स्वेट। ठीक है, कॉटन क्लोथ्स आर द गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट, आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करके, स्वेट को एब्जॉर्ब करके दे एक्सपोज इट टू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को जो है एक्सपोज कर देंगे फॉर इजी इवेपोरेशन, जिसकी वजह से उनकी इवेपोरेशन बहुत इजी हो जाएगी। इसी वजह से कॉटन क्लोथ्स पहनने से समर्स में हमारी बॉडी क्या होती है, कूल रहती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हम ये लिख सकते हैं, दे एक्सपोज द स्वेट, सबसे पहले तो ये एब्जॉर्ब करेंगे, है ना, एब्जॉर्ब स्वेट, एब्जॉर्ब करेंगे और उसके बाद देन दे एक्सपोज स्वेट टू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में वो उसको एक्सपोज कर देंगे। ठीक है, फॉर इजी इवेपोरेशन। क्या ये चीज समझ में आई? कूलिंग क्यों होती है, कूलिंग क्यों होती है, ये चीज समझ में आई। इवेपोरेशन से कूलिंग क्यों होती है? क्योंकि जो आपका सरफेस होता है, जिसको ठंडा होना होता है, जो गर्म होता है, वो क्या करता है, अपनी लेटेंट हीट ऑफ वेपर, यानी कि जो उसके अंदर की हीट है, जो उसे चाहिए वेपर बनने के लिए, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है, द सरफेस विल एब्जॉर्ब, द सरफेस यहां लिख देते हैं। ऑलराइट, आई थिंक कॉटन क्लोथ्स वाला तो समझ में आ गया, है ना, कॉटन क्लोथ्स वाला तो समझ में आ गया। द सरफेस विल एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी इक्वल टू कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कहां से, फ्रॉम सराउंडिंग्स और बॉडी सरफेस, या फिर बॉडी सरफेस से, है ना, हमारी बॉडी अगर गर्म होगी तो वहां से, और बॉडी सरफेस देयर बाय लीविंग द सराउंडिंग्स कूल। ऑलराइट, इसको आप एक और, मैं आपको एक एक्टिविटी बताती हूँ, या आपकी डेली लाइफ इवेंट है कि आप लोग देखते होंगे कि जब गर्मियों के दिन होते हैं, समर डेज में, द पीपल स्प्रिंकल द वाटर ऑन योर रूफ टॉप, आप छतों पे जाकर पानी डालते हैं ताकि आपके नीचे से जो आपका घर है वो क्या रहे, ठंडा रहे। या फिर ओपन ग्राउंड्स में भी दे स्प्रिंकल द वाटर, वाई दे डू सो, क्यों करते हैं वो ऐसा, क्यों वो स्प्रिंकल करते हैं ओपन में या रूफ टॉप पे? क्योंकि जो रूफ टॉप है वो डायरेक्ट हीट की वजह से बहुत गर्म होगा। तो जब हम पानी डालेंगे तो जो वो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, जो रूफ टॉप का फ्लोर होगा वहां से क्या ले लेंगे, हीट एनर्जी ले लेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि उनका जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है वो बहुत लार्ज होता है, देयर बाय कीपिंग द फ्लोर ऑफ द रूफ टॉप कूल, जिसकी वजह से रूफ टॉप का जो फ्लोर है वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप अब आपको ये कूलिंग इफेक्ट वाला तो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक बात आती है, लास्ट चीज है कि
अगर आपके पास एक ग्लास पानी है, लेकिन कैसा, बिल्कुल ठंडा पानी, मान लीजिए बिल्कुल ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक है उसके अंदर, तो क्या आपने कभी ऑब्जर्व करा, आई एम श्योर करा ही होगा कि उसके बाहर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं छोटे छोटे। कहाँ से आए वो? तो वो क्या होता है बच्चों, जो आसपास के जो हमारे वाटर वेपर होते हैं, जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, जब वो ग्लास के कॉन्टैक्ट में आते हैं, ठीक है, वाटर वेपर जो होते हैं प्रेजेंट इन एयर व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद द ग्लास। मान लीजिए ये ग्लास है, इसमें कोल्ड वाटर है, इसमें क्या है, कोल्ड वाटर है, इसके कांटेक्ट में आए, ठीक है, इसके क्या आए, कांटेक्ट में आए, तो उससे क्या हो गया, ये वेपर क्या हो गए, लिक्विड में चेंज हो गए, और छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए। यानी कि क्या ये रिवर्स नहीं हुआ, वेपर से लिक्विड। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे इवेपोरेशन में कि लिक्विड से वेपर बन रहा है, अचानक से ही कहानी में ट्विस्ट आ गया और हमने वेपर से लिक्विड बना दिया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन ऑफ कन्वर्टिंग द वाटर वेपर इनटू द लिक्विड। आई होप ये आपको टॉपिक अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये चैप्टर आपको बहुत इजी लग रहा होगा और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे सॉल्व भी हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।